महल से निकलते समय जैसे ही विजरांत बाहर की ओर बढ़ा, राजकुमारी श्रेया स्वयं उसे द्वार तक छोड़ने आ गईं। यह देखकर विजरांत को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि राजकुमारी को इस बात का भय है कि कहीं योमान उसे हानि न पहुंचा दे। पूरे राज्य में यह बात प्रसिद्ध थी कि योमान 7 चक्रों में से पहले 2 चक्र जागृत कर चुका है और इस समय वह शक्ति के दूसरे स्तर पर स्थित है। विजरांत यह भी भली भांति जानता था कि योमान राजकुमारी श्रेया को पसंद करता है और आज श्रेया ने जानबूझकर विजरांत को सामने रखकर स्वयं को उससे दूर रखने का उपाय किया था। इसी कारण राजकुमारी ने 2 योद्धा सैनिकों को आदेश दिया कि वे विजरांत को सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दें। थोड़े ही समय में विजरांत और वे दोनों सैनिक उसके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही विजरांत ने दोनों सैनिकों को धन्यवाद दिया और उन्हें वापस भेज दिया। फिर वह भीतर जाने लगा। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, अचानक उसकी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी सांस अटक गई और दर्द से उसके मुंह से चीख निकल गई। आह! दादी! अपनी गर्दन सहलाते हुए विजरांत ने तुरंत पीछे कदम बढ़ाए और उसकी दृष्टि अपनी वृद्ध दादी पर पड़ी। उसी क्षण उसने उनकी क्रोधित आवाज सुनी। उन्होंने गुस्से में कहा कि वह जीतने के बाद सबसे पहले उन्हें बताने वाला था, लेकिन अब वह राजमहलों में राजकुमारियों के साथ उत्सव मनाने लगा है और उसे इस बूढ़ी दादी की कोई चिंता नहीं रही। उनके स्वर से साफ महसूस हो रहा था कि वे वास्तव में नाराज हैं। यह देखकर विजरांत ने गंभीर आवाज में कहा कि बात ऐसी नहीं है। वह उत्सव सभी विजेता योद्धाओं के लिए था और वह केवल इसलिए गया था ताकि सब एक दूसरे से मिल सकें। उसने यह भी कहा कि उसने वहां कुछ खाया तक नहीं है। यह कहते हुए उसने भूख का नाटक किया और खाने के लिए कुछ मांग लिया। विजरांत की हरकतें देखकर दादी का मन पिघल गया। बिना समय गवाए वे उसके लिए भोजन ले आईं और मुस्कुराते हुए बोलीं कि उन्होंने उससे कहा था कि यदि वह जीत गया तो वे उसे एक उपहार देंगी। यह कहते समय उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दादी की बात सुनते ही विजरांत ने जल्दी जल्दी भोजन समाप्त किया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब वह जीत चुका है और वह संदूक में रखा उपहार चाहता है। यह कहते हुए उसके मन में वही रहस्यमय संदूक घूम रहा था जिसे दादी अब तक खोलने नहीं देती थीं। विजरांत की बेचैनी देखकर दादी अचानक गंभीर हो गईं और बोली कि उस संदूक के भीतर एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय दिव्य रहस्य तकनीक बंद है, जिसे उसके पिता ने अत्यंत कठिन परिश्रम से प्राप्त किया था और उसी के कारण उन्होंने कई शत्रु भी बना लिए थे। उन्होंने बताया कि वह तकनीक 3 भागों में विभक्त है और जो व्यक्ति उसके तीनों भागों में निपुण हो जाए वह अपने से एक स्तर ऊपर के किसी भी योद्धा का अंत कर सकता है। दादी की बात सुनकर विजरांत चकित रह गया, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं और शांत भाव से सुनता रहा। दादी ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उसके पिता को इस तकनीक का पहला चरण साधने में उतना ही समय लगा था जितना उन्हें मर्त्य स्तर तक पहुंचने में, और दूसरा चरण साधने में उतना ही समय जितना मर्त्य सम्राट बनने में, क्योंकि वे केवल 2 मूल तत्वों की शक्तियों को ही नियंत्रित कर पाते थे। यह सुनते ही विजरांत के चेहरे पर अपने पिता के प्रति सम्मान झलक उठा। उसकी मुस्कान देखकर दादी ने फिर गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा कि विजरांत अपनी शक्ति से भी दिव्य रहस्य तकनीक को तैयार कर सकता है, लेकिन तब उसका प्रभाव सीमित रहेगा। यदि उसमें अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी इन 5 मूल तत्वों की शक्ति सम्मिलित हो जाए तो दिव्य रहस्य तकनीक का आक्रमण लगभग असंभव हो जाता है और उसे केवल वही रोक सकता है जिसकी शक्ति उससे कहीं अधिक हो। दादी ने बताया कि उस संदूक में यही तकनीक, कुछ प्राचीन ग्रंथ और मानचित्र हैं जिनमें इन तत्वीय शक्तियों के संकेत मौजूद हैं, और जिस दिन विजरांत इस तकनीक में निपुण हो जाएगा
उसी दिन वह उसे उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बताएंगी। यह सुनकर विजरांत का हाथ थम गया और उसने गंभीर स्वर में पूछा कि क्या वह भी किसी महान वंश से संबंधित है। उसकी आंखों में चमक देखकर दादी मुस्कुराईं और बोली कि हाँ, लेकिन जब तक वह इतना शक्तिशाली नहीं बन जाता कि महान निषाद वेद भी उससे सम्मानपूर्वक बात करें, तब तक उसे सामान्य जीवन ही जीना चाहिए। यदि कुछ लोगों को उनके बारे में पता चल गया तो उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। यह कहते समय दादी की आंखों में भय और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि उस संदूक में बंद तकनीक को पाने के लिए लोग किसी की भी हत्या कर सकते हैं। इसी कारण वे अब तक उसे योद्धाओं और शक्तियों की दुनिया से दूर रखना चाहती थीं। लेकिन वे यह भूल गई थीं कि विजरांत के भीतर एक योद्धा का रक्त बहता है और वह रघुवंशी वंश का उत्तराधिकारी है, जिसके पूर्वज एक समय देवस्तरीय ब्रह्मा योद्धा थे। दादी की बातों से विजरांत का मन विचलित हो गया। कुछ ही दिनों पहले उसका जीवन सामान्य था, लेकिन अब उसके भीतर प्रश्नों और उथल-पुथल का तूफान उठ चुका था। तभी दादी उसके पास आईं और स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा कि जब तक वह कम से कम 3 मूल तत्वों पर नियंत्रण न पाले, तब तक दिव्य रहस्य तकनीक किसी को न दिखाए। इतने में खिड़की से चांद दिखाई दिया और विजरांत को याद आया कि पहाड़ी पर आचार्य यामा उसका इंतजार कर रहे होंगे। यह याद आते ही उसने दादी से कहा कि वह 5 से 6 दिनों के प्रशिक्षण के लिए जा रहा है और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। दादी ने उसे संदूक सौंपते हुए गंभीर स्वर में कहा कि वह स्वयं का और उस संदूक का पूरा ध्यान रखे। द्वार से बाहर जाते समय विजरांत रुका, पलटा और दृढ़ स्वर में कहा कि वह इस संदूक की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक करेगा और शीघ्र ही इस तकनीक को सीख लेगा। उसकी बात सुनकर भी दादी ने कुछ नहीं कहा और संदूक में कुछ ढूंढने लगी। काफी देर बाद उन्होंने एक अंगूठी निकालकर विजरांत को दी और बताया कि यह ध्वनिमणि की संग्रहण अंगूठी है, जिसमें उसके पिता के वस्त्र और कुछ संपत्ति सुरक्षित है, जो उसकी यात्रा में काम आएगी। दादी ने एक बार फिर स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरा। विजरांत ने अंगूठी पहन ली, दादी को गले लगाया और पहाड़ की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। उसे डर था कि कहीं आज देर न हो जाए, क्योंकि उसे आशंका थी कि उसका गुरु क्रोधित होकर चला न जाए। लगभग 2 घंटे तक लगातार दौड़ने के बाद वह हांफता हुआ पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था और सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखें चारों ओर अपने गुरु को खोज रही थीं, लेकिन वहां चट्टानों, पेड़ों और सूखी घास के अतिरिक्त कुछ नहीं था। निराशा और चिंता उसके चेहरे पर उभर आई और उसने स्वयं से कहा कि शायद वह देर कर चुका है। विजरांत वहीं बैठ गया और मन ही मन निश्चय किया कि वह वहीं प्रतीक्षा करेगा। तभी अचानक एक भारी स्वर गूंजा, बालक, आज तुम बहुत देर से आए हो। यह आवाज सुनते ही विजरांत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने उस दिशा में देखा जहां सफेद वस्त्रों में एक वृद्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और विजरांत समझ गया कि वे और कोई नहीं, आचार्य यामा ही हैं। आचार्य यामा अपने हमेशा वाले स्थान की ओर बढ़े, अर्थात उसी पत्थर पर जाकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए विजरांत को देखने लगे। जब विजरांत ने आचार्य को मुस्कुराते हुए देखा तो वह समझ गया कि आचार्य उससे नाराज नहीं हैं। वह तुरंत उनके पास गया और उन्हें एक पुरानी तांबे की पट्टिका दिखाई। जैसे ही आचार्य की दृष्टि उस पर पड़ी, वे चौंक गए और बोले, यह तो दिव्य रहस्य तकनीक है। तुम्हें यह कहाँ से मिली? यह कहते हुए वे आश्चर्य से विजरांत को देखने लगे। जब विजरांत ने देखा कि स्वयं आचार्य भी इस पट्टिका को देखकर चकित हैं, तो उसने फिर पूछा, आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तकनीक को कैसे सीखूंगा? यह कहकर वह आचार्य की ओर देखने लगा।
यह सुनकर आचार्य यामा ने तांबे की पट्टिका वापस संदूक में रखी, उसे विजरांत को सौंपते हुए बोले, इस तकनीक को सीखने में तुम्हें बहुत समय लगेगा। हाँ, लेकिन यदि तुम इसे सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें स्वयं को तैयार करना होगा। तुम्हें अपने सभी चक्रों को जागृत करना होगा और कम से कम एक मूल तत्व को जागृत करके उसकी शक्ति प्राप्त करनी होगी। विजरांत, यह कोई साधारण अस्त्र तकनीक नहीं है। यह एक अत्यंत विनाशकारी शक्ति है, जिसे नियंत्रित करने के लिए मजबूत शरीर और अपार शक्ति की आवश्यकता होती है। सच कहूं तो यदि मैं स्वयं भी इस शक्ति के सामने खड़ा हो जाऊं तो इसे रोक पाना मेरे लिए भी कठिन होगा। इस दिव्य रहस्य तकनीक को तोड़ना मेरे लिए भी संभव नहीं है। विजरांत, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि यह तकनीक तुम्हारे पास है। यदि तुम इसे सीखना और इसमें निपुण होना चाहते हो तो तुम्हें सिद्धार्थ अकादमी जाना होगा। लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें इतना शक्तिशाली बनना होगा कि तुम वहां की परीक्षा पास कर सको। सिद्धार्थ अकादमी की परीक्षा इंद्रपुरी की परीक्षा की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। वहां 100 में से केवल एक योद्धा ही चयनित हो पाता है। इसलिए अभी इस संदूक को ऐसे रख दो जैसे यह कभी तुम्हारे पास था ही नहीं। यह सुनकर विजरांत उदास हो गया और सिर झुकाकर नीचे देखने लगा। तब आचार्य यामा ने कहा, ठीक है, अब ऐसे चेहरे मत बनाओ। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ तकनीकी अस्त्र सिखाऊंगा, क्योंकि आने वाले संघर्षों में तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ेगी। यह था आज का अध्याय। कहानी अभी बाकी है। अगले एपिसोड में सामने आएंगे नए मोड़, नई चुनौतियां और नई शक्तियां। देखते रहिए, जुड़े रहिए, कहानी जारी है।